एम्स की कन्वर्जन इमारत के 9वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। ये आग बुधवार रात तकरीबन 10:30 बजे लगी थी। 22 दमकलों को मौके पर भेजा गया। दमकल विभाग की तरफ से यहां पर कई क्रेन भी भेजी गई। दमकल विभाग के बहादुर जवानों ने क्रेन की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। इस फ्लोर पर लैब है। डॉक्टरों की माने तो आग के कारण अस्पताल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आग की इतनी बड़ी घटना को देखते हुए यहाँ पर कैट एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँच गई थी। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं लगा है। मुंबई में मछली से भरा टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। हादसा ईस्टर्न फ्रीवे पर हुआ। टेम्पो में भरी मछलियां रोड पर बिखर गई। रोड पर इस तरह मछलियों को देखकर पास के लोग पहुंच गए और मछलियां लूट ले गए। हादसे में टेम्पो का ड्राइवर घायल हो गया है, जिसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और टेम्पो से निकले डीजल को साफ किया। टेम्पो में बाकी बची मछली सहित टेम्पो को पुलिस लेकर गयी। बिहार में बाढ़ कहर बरपाने लगी है। गोपालगंज में निमुइया में सड़क बाढ़ के पानी में बह गई। निमुइया पंचायत के 1.5 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। यहां की मुख्य सड़क बुरी तरह टूट गई। 15 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और जो सड़क बुरी तरह टूटी उसको 2 महीने पहले ही बनाया गया था। लगातार हो रही 4 दिनों से तेज बारिश और वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी के कारण दियारे इलाके के लोगों को बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराजगंज में भी बाढ़ से हालत खराब है। नेपाल ने बड़ी गंडक में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे मुसीबत आई है। नेपाल के पहाड़ों से आए पानी के सैलाब ने भारतीय सीमा में तबाही मचाई है। महाराजगंज के कई गांव में पानी घुस गया है। रोहिन, चंदन और प्यास नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। महा व झरेही नदी का बांध 4 स्थान पर टूट चुका है। महाराजगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ छाता लेकर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं डीएम। फ्लड फाइटिंग के लिए सभी एसडीएम ने कमान संभाल ली है। महाराजगंज में पिछले 3 दिन से मानसूनी बारिश ने जिले में बाढ़ का कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बांकुरा में बाढ़ के पानी में एक पुल बह गया। द्वारकेश्वर नदी में उफान है। नदी पर ही एक पुल था जो बह गया। मीनापुर नाम का गांव बुरी तरह बाढ़ के पानी में डूबा है। बांकुरा से संपर्क टूट गया है। ज्यादा बारिश हुई तो द्वारकेश्वर नदी के किनारे बसे सारे गांवों को खतरा है। गोपालगंज में गांव में बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोगों ने ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन शुरू कर दिया है। ये लोग 3 महीने किसी सुरक्षित जगहों पर रहेंगे। जगरी टोला पंचायत के 5 वार्ड और तीर बिरवा पंचायत के 1 वार्ड में पानी घुसा है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। नाहरलागुन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ से बचाव के लिए बनाए बांध टूट गए हैं। नेपाल में भी बाढ़ मुसीबत बन गई है। 7 लोग बाढ़ में लापता हो गए हैं। हजारों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं और सिंधुपाल चौक जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेलामाची नदी उफन रही है। भारत के नई आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर को झटका लगा है। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया, इसलिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दिग्गज ट्विटर कंपनी समेत 9 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये एफआईआर 5 जून को गाजियाबाद में 72 वर्ष के बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले को लेकर हुई है। अब्दुल समद को बुरी तरह से पीटा गया था और उनकी दाढ़ी तक काट दी गई थी। आरोप है कि झगड़ा ताबीज को लेकर हुआ था, जिसे साजिश के तहत सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। कानून सुरक्षा खत्म होने के बाद ट्विटर के खिलाफ ये पहला एक्शन है। अब गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। कोवैक्सीन को लेकर आरटीआई के जवाब को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर
गौरव पांधी की ओर से ये दावा किया गया कि नवजात बछड़े के सीएम का इस्तेमाल कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने में किया जाता है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले पर सफाई दी है, जिसका कहना है कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि वैक्सीन के आखिरी टीके में किसी भी बछड़े के सीरम नहीं होते हैं। कोवैक्सीन पर कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने गांधी परिवार की वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या गांधी परिवार को वैक्सीन पर भरोसा है या नहीं। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के पर्दे के पीछे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। बीजेपी से मदद मांगने के सवाल पर चिराग ने कहा कि हनुमान को अगर राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर हनुमान और राम किस बात के। उधर पटना में भी पार्टी में आई दरार देखने को मिली। चिराग गुट ने जहां चाचा पशुपति के विरोध में प्रदर्शन किया तो वहीं पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से चिराग की तस्वीर हटा दी गई। पशुपति पारस ने आज पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें वो चिराग को एक और झटका दे सकते हैं। पशुपति पारस ने कल 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में मौजूदा समय में उत्पन्न स्थिति को लेकर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मालूम हो कि पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश की है। इस पूरे प्रकरण पर उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए ये फैसला लिया है। चिराग से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अब पारस की नजर पार्टी अध्यक्ष पद पर है। एक्टर से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। कोलकाता की रैली में मिथुन ने खुद को कोबरा कहा था। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आधे घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मोदी ने उनका स्वागत किया था। इस रैली में मोदी के आने से पहले मिथुन ने कोबरा वाला फिल्मी डायलॉग बोला था। জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো। এক ছবলে ছবি। विधानसभा चुनाव चला तब तक तो सब ठीक था, लेकिन 2 मई को चुनाव के नतीजे आए। 4 दिन बाद 6 मई 2021 को कोलकाता के मानिकलता थाने में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। टीएमसी के एक सदस्य ने ये एफआईआर दर्ज करवाई। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला से लेकर मोहाली तक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग पक्की नौकरी की है, जिसका वादा अमरिंदर सरकार ने 4 साल पहले किया था। 2017 में जब पंजाब में चुनाव होने वाले थे तब अमरिंदर ने हजारों अस्थायी शिक्षकों की पक्की नौकरी का वादा किया था। सीबीएसई, आईसीएसई समेत तमाम राज्यों के बोर्ड 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किस तरह करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों तमाम केंद्रीय और राज्यों के बोर्ड ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद से बोर्ड मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन कर रहे हैं। सीबीएसई को लेकर सरकार ने 13 सदस्यीय समिति बनाई है, जो मार्किंग फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अब तक देश में 730 डॉक्टरों की मौत हुई है। आईएमए के अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा बिहार में 115, दिल्ली में 109, उत्तर प्रदेश में 79 और पश्चिम बंगाल में 62 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। आईएमए के आंकड़ों की माने तो देश के 25 राज्यों में इन डॉक्टरों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए विकसित की गई 2DG दवा को लेकर एक रिसर्च में दावा किया गया है कि ये कोविड के सभी वेरिएंट से लड़ने में असरदार है। रिसर्च में बताया गया कि 2DG दवा प्रभावी रूप से कोरोना संक्रमण के सभी वेरिएंट को रोकती है, साथ ही ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को भी कम करती है। इस दवा का उपयोग कोरोना के उपचार के रूप में किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी जैसे बड़े और अहम मुद्दे से अपने भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा, इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना से हमारी लड़ाई कमजोर होती। विवा टेक 2021 में भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आनंद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आनंद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मामले में आनंद यादव पर मुजाहिद और शाहिद के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। उस पर डॉक्टर अलका राय पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाने का इल्जाम भी है। पकड़े जाने के बाद आनंद यादव ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और 21 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें पहली बार मेहुल चोकसी पर सबूतों को मिटाने के आरोप लगे हैं। एजेंसी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि चोकसी ने पीएनबी के अधिकारियों की मिलीभगत से 2017 में 165 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और 58 एफएलसी धोखाधड़ी से जारी किया, जिससे बैंक को 6,097 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद वो सबूतों को मिटाने में भी शामिल रहा। हरियाणा के फरीदाबाद से गोलीकांड का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स लगातार फायरिंग कर रहा है। ये वीडियो फरीदाबाद के सागरपुर गांव का है। पुलिस की माने तो दो भाइयों के बीच जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक भाई ने गुस्से में आकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब फायरिंग करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। नागपुर में पुलिस ने एक सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान में चल रही 2020 प्रीमियर लीग में सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने इस शख्स के पास से 5,27,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 मोबाइल, 3 टैब, कार और 67,000 कैश जब्त किया है। ग्रेटर नोएडा में एक महिला की शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना बिसरख इलाके का है। आरोपों के मुताबिक मुर्तजा नाम का आरोपी लड़की से मृत्युंजय नाम से मिला। आरोपी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा। लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इसके बाद लड़की ने पुलिस में रेप और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की धमकी देने का केस दर्ज कराया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के सहारनपुर में ड्रग्स माफियाओं और पुलिस के बीच भयानक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से एक माफिया घायल हो गया। पुलिस ने ड्रग्स माफिया के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। मामला बेहट थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान ड्रग्स माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। राजस्थान के भरतपुर से महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने महाराष्ट्र के माणिकपुर की रहने वाली एक महिला को 1,40,000 रुपए का चूना लगाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने महिला से करीब 1.5 लाख रुपए लिए और ऑनलाइन शराब भिजवाने का वादा किया था। महिला ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस भरतपुर आई और आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई। वैश्विक राजनीति में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी के तौर पर चर्चित अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की बुधवार को जेनेवा समिट के दौरान मुलाकात हुई। इस समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ में कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। बैठक शुरू होने से पहले जो बाइडेन ने कहा, आमने सामने की मुलाकात हमेशा बेहतर होती है, तो वहीं पुतिन ने भी मुलाकात से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई। मुलाकात की जगह पर पहुंचे दोनों नेताओं का स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। शांति की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने परमाणु हथियारों के निरस्तीकरण को लेकर प्रदर्शन किया। जेनेवा झील पर पोस्टरों के माध्यम से संदेश दिया। अमेरिका रूस के पास मिलाकर
10,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन 2 दिवसीय दौरे पर स्पेन पहुंचे। स्पेन के राजा ने मून के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। नॉर्थ कोरिया सरकार द्वारा जारी किम जोंग उन की नई तस्वीर वायरल हुई। 37 साल के किम पहले के मुकाबले कुछ दुबले दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपने वजन को कम किया है। पिछले कुछ दिनों से किम के बीमार होने की खबरें आ रही थीं। फिलिस्तीनी महिला ने इजरायली सैनिकों को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। रोके जाने पर कार से उतरकर चाकू से हमला किया। सैनिकों ने महिला को मौके पर ढेर कर दिया। इजरायल में बंद जगहों पर मास्क पहनने की पाबंदी हटाई गई। कोरोना वैक्सीनेशन को सफलतापूर्वक पूरे देश में चलाए जाने के बाद इजरायल ने यह फैसला लिया। नायग्रा फॉल पर जबरदस्त आतिशबाजी दिखी। न्यूयॉर्क के 70% वयस्क लोगों के टीकाकरण और पाबंदियों को हटाए जाने की खुशी में ये आतिशबाजी हुई।